वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक प्रिंसिपल, प्रोसीजर, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने से पहले आपको सबसे पहले स्टरलाइजेशन का मतलब समझना पड़ेगा ये कि स्टरलाइजेशन क्या होता है। देखिए स्टरलाइजेशन क्या है। स्टरलाइजेशन is defined as the complete removal of microorganism from object, surface और product। स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी सरफेस है, उस सरफेस से, उस प्रोडक्ट से, उस ऑब्जेक्ट से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रिमूव करने का काम करते हैं। स्टेरिलाइजेशन में हम बेसिकली जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वायरस की फॉर्म में, बैक्टीरिया की फॉर्म में, फंगस की फॉर्म में, प्रोटोजोआ के फॉर्म में, तो इन सभी का हम कंप्लीट रिमूवल करते हैं। कंप्लीट रिमूवल का मतलब इनकी एक भी क्वांटिटी उस ऑब्जेक्ट पे, उस सरफेस पे या फिर उस प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो माइक्रोब्स फ्री हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। स्टरलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी, मान लीजिए अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के लैब में काम कर रहे हैं तो आपके पास ग्लासवेयर्स हैं, या फिर अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया तो जैसे सिरप वगैरह बनाया, कोई भी क्रीम बनाई, तो उस क्रीम को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाए, या फिर किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी आपका प्रोडक्ट हो उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करें, या फिर कोई भी सरफेस जैसे कि आप कहीं पर भी जहां पर भी काम कर रहे हैं तो अगर वहां पे आप स्टरलाइजेशन कर दें तो वो पूरा एरिया माइक्रोब्स फ्री हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं। अब अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को, सरफेस को अगर माइक्रोब्स फ्री बनाना है तो उसके लिए हमारे कुछ मेथड्स होंगे जिसकी हेल्प से हम ये स्टरलाइजेशन करेंगे। तो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होता है? तो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यानी कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर जो भी टाइप ऑफ माइक्रोब्स हैं इनको किल करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। पहला मेथड है हमारा फिजिकल मेथड और दूसरा मेथड है हमारा केमिकल मेथड। इन दोनों मेथड्स की हेल्प से हम इन सभी माइक्रोब्स को किल करते हैं। अब जो हमारा फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है थर्मल, दूसरा है रेडिएशन और तीसरा है फिल्ट्रेशन। देखिए थर्मल यानी कि हीट का यूज करके हम अगर किसी भी सरफेस को क्लीन कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लीन कर रहे हैं तो वो आपका थर्मल मेथड में आएगा। अगर हम किसी तरीके की रेडिएशन की हेल्प से क्लीन कर रहे हैं, अब रेडिएशन में क्या होती है, जैसे यूवी रेज है, गामा रेज है, इन रेज को यूज करके अगर हम स्टरलाइजेशन कर रहे हैं किसी भी चीज का तो ये रेडिएशन के अंडर आएगा। और अगर हम फिल्ट्रेशन करके, फिल्ट्रेशन का एग्जांपल क्या है, जैसे कि आप देखते हैं कि आपके घरों में जो आरओ सिस्टम लगा होता है उसमें हम बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन ही तो माइक्रोब्स को किल करते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि आपके जो घर में फिल्टर लगे हैं वो फिल्टर जितने भी आपके वाटर के साथ जो भी माइक्रोब्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी चीजें आ रही हैं उनको वो फिल्टर रिमूव करता है। तो बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिनिश करते हैं। तो इन सभी तीनों चीजों की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब किल करते हैं तो ये आपका फिजिकल मेथड में आता है। नेक्स्ट है आपका केमिकल मेथड। हमें किसी भी माइक्रोब्स को किल करने के लिए किसी भी केमिकल की जरूरत पड़ती है तो वो हमारा केमिकल मेथड में आता है। और केमिकल मेथड में भी हम किस तरीके का केमिकल यूज कर रहे हैं, जैसे लिक्विड यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके कोई भी गैस यूज कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे केमिकल मेथड अपना फर्दर डिवाइड हो जाता है। अब फिजिकल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या है। देखिए फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में हमने आपको बताया कि जब हम हीट का यूज करें, रेडिएशन का यूज करें या फिर हम फिल्ट्रेशन का यूज करें तो ये आपके फिजिकल मेथड में आते हैं। तो सबसे जो आमतौर पे बेसिक आप माइक्रोब्स को किल करने का जो मेथड देखते हैं हम
जो अमूमन हम इस चीज को यूज करते हैं वो है सनलाइट। सनलाइट आपका फिजिकल मेथड का एक एग्जांपल है। सनलाइट में क्या होता है, सनलाइट में हम सब जानते हैं कि यूवी रेज होती हैं, जैसे कि अभी आप नेक्स्ट में पढ़ेंगे रेडिएशन, तो रेडिएशन में भी हम यूवी रेज का यूज करके स्टरलाइजेशन करते हैं, क्योंकि रेडिएशन से जो आपकी यूवी रेज की जो रेडिएशंस होती हैं ये माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करती हैं, और सन आपका सबसे बड़ा सोर्स है यूवी रेज का। तो अगर हमें किसी भी चीज को स्टरलाइज करना होगा, माइक्रोब्स फ्री बनाना होगा, तो सबसे जो बेसिक चीज है वो सनलाइट है। तो हमें किसी भी चीज का स्टरलाइजेशन करना है तो हम उस प्रोडक्ट को, इस चीज को सन में अगर रख देंगे तो जो भी सन से यूवी रेज आएंगी उस यूवी रेज की हेल्प से आपका वो प्रोडक्ट स्टरलाइज हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब घरों में, जब बेसिक हमारे घरों में जब हम अचार वगैरह बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को सनलाइट का एक्सपोजर देते हैं। चाहे आप कोई भी दालें वगैरह होती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो खराब हो सकती हैं, तो उनको हम टाइम टू टाइम सन एक्सपोजर करवाते रहते हैं। अब सन एक्सपोजर से फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि सन एक्सपोजर में आपकी यूवी रेज होती हैं, और ये यूवी रेज क्या करती है, अगर कोई भी माइक्रोब्स बैक्टीरिया के फॉर्म में, फंगस के फॉर्म में अगर उसके ऊपर पैदा हो रहा होगा, उसके ऊपर ग्रोथ कर रहा होगा, तो बाय द हेल्प ऑफ सन की यूवी रेज वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बेसिक जो आपका फिजिकल मेथड का जो पहला बेसिक एग्जांपल है वो है सनलाइट। और सनलाइट का बेसिक क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर यूवी रेज प्रेजेंट है। हमारा फिजिकल मेथड है वो है हीट। हीट सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मेथड है स्टरलाइजेशन का। हीट में क्या होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को जब हीट प्रोवाइड कराते हैं, बाय द हीटिंग के हेल्प से हम अगर स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो वो आपका हीटिंग कैटेगरी में आएगा। अब हीटिंग कैटेगरी को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, जो अभी आप आगे देखेंगे। इसके बाद आता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस की हेल्प से भी हम स्टरलाइजेशन करते हैं, और साथ में फिल्ट्रेशन की हेल्प से करते हैं, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है। देखिए, हीट स्टरलाइजेशन क्या है। हीट स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जब हम स्टरलाइजेशन के लिए हीट का यूज कर रहे हैं तो ऐसे मेथड को हम हीट स्टरलाइजेशन बोलती हैं। हीट स्टरलाइजेशन सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टरलाइजेशन का मेथड होता है। और अगर हम ये सोचे कि अगर हीट, यानी कि अगर किसी चीज को हम हीट कर रहे हैं तो हीटिंग के बाद ऐसी क्या चीज हो जाती है कि माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरियाज या फिर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। तो हीट से ऐसा क्या हो जाता है, तो देखिए, जो भी आपकी हीट होती है वो क्या काम करती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम एंड अदर इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट। जितने भी माइक्रोब्स हैं, जो भी माइक्रोब्स है, वायरस है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, कुछ भी जो भी माइक्रोब्स आपके हैं, फंगस वगैरह है, तो इन माइक्रोब्स के अंदर जब हम हीट को अप्लाई करते हैं तो हीट की वजह से जो भी इस माइक्रोब्स का जो भी सेल होगा वो डिस्ट्रक्ट होने लगेगा, मतलब कि वो डैमेज होने लगेगा, वो खराब होने लगेगा। और इसी की वजह से जो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग से लेकर के जितने भी माइक्रोब्स हैं, हर बॉडी में जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी की प्रोडक्शन में, जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है, हर एक जगह पे एनर्जी की प्रोडक्शन में एंजाइम का यूज होता है। लेकिन अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, तो हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो आपके एंजाइम्स होते हैं, जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, सभी किस चीज के बने हैं, सभी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और हम सब जानते हैं कि प्रोटीन्स ऐसी चीज है कि जब हम इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन होने लगता है, प्रोटीन आपकी नष्ट होने लगती है। इसीलिए जितने भी एग्स वगैरह होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अगर आपको ज्यादा बेनिफिट चाहिए तो आपको कच्चा एग खाना चाहिए rather than आपको बॉयल एग खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कच्चे एग में जो भी प्रोटीन होगा वो आपको डायरेक्टली मिलेगा, और अगर आप बॉयल कर देते हैं तो उसका प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है। सेम यही चीज है कि माइक्रोब्स के अंदर भी प्रोटीन है, प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। और अगर आप हीट देते हैं तो क्योंकि एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर्स होते हैं, तो जैसे ही आप हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये प्रोटीन नष्ट होने लगेंगे। साथ ही साथ जो भी माइक्रोब्स हैं उनके जो सेलुलर कंपोनेंट है वो भी खराब होने लगेंगे। कैसे खराब होने लगेंगे? अगर आप किसी भी चीज को हीट दे रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए आपने पोटैटो है, पोटैटो को आपने अगर बॉईल किया तो पोटैटो का आपको स्ट्रक्चर क्या पहले जैसा दिखेगा? नहीं,
बॉइलिंग के बाद जब उसको आप बहुत हाई बॉइलिंग कर देंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है पहले से, क्योंकि उसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट है वो कंपोनेंट टूटने लगते हैं। ठीक है, कि अगर आपने माइक्रोब्स को टेम्परेचर देकर के उसको बढ़ाया उसका टेम्परेचर, तो माइक्रोब्स के भी जो सेलुलर कंपोनेंट है वो खराब हो जाएंगे और माइक्रोब्स किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हम यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए वो होता है आपका हीटिंग मेथड। अब देखिए देख लेते हैं, दिस मेथड इज ऑफ स्टरलाइजेशन कैन बी अप्लाइड ओनली टू द थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल। यानी कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का हीट स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो ऐसे प्रोडक्ट थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट होने चाहिए, साथ ही साथ मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल होने चाहिए। थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि ऐसे प्रोडक्ट जब हम किसी भी प्रोडक्ट का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं फॉर द स्टरलाइजेशन के लिए, तो उन प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस या फिर कोई भी डिस्ट्रक्शन, किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं प्रोडक्ट के वो टेम्परेचर के साथ खराब होने लगते हैं, टेम्परेचर के साथ वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हम उन्हीं प्रोडक्ट का हीट स्टरलाइजेशन करेंगे जो टेम्परेचर बढ़ाने पर जिनकी क्वालिटी खराब ना हो, तो उन्हीं प्रोडक्ट के स्टरलाइजेशन के लिए, साथ ही साथ मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल के लिए, यानी कि ऐसे मटेरियल जो मॉइस्चर से सेंसिटिव हो, मतलब अगर मॉइस्चर मिलने के बाद वो प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं तो ऐसे मटेरियल का भी हम हीट स्टरलाइजेशन करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट चीजें लग रही हैं, तो जब हम इसके टाइप्स देखेंगे तो वहां पर आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, दे आर टू टाइप्स। टू टाइप्स कैसे के होते हैं, एक होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और एक होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर हम जो हीट दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं। जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होती है वहां पर जो हम हीट देते हैं उसमें बेसिकली जो स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट के लिए हम हीट स्टरलाइजेशन करते हैं, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो टेम्परेचर के साथ स्टेबल बने रहें, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी को कम ना करें, वो स्टेबल रहें। जब ऐसे प्रोडक्ट होते हैं तो उन प्रोडक्ट के स्टरलाइजेशन के लिए हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं और इसका टेम्परेचर होता है 160 to 180। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना हाई है, 160 to 180 है। इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट जो खराब नहीं होंगे हीट के साथ, उन्हीं का स्टरलाइजेशन हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। देखिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऐसे प्रोडक्ट के लिए हम करते हैं फॉर द मॉइस्चर रेजिस्टेंस मटेरियल, मतलब कि ऐसे मटेरियल जो कि मॉइस्चर के साथ खराब ना हो। क्योंकि मॉइस्ट मतलब क्या है, मॉइस्ट किसी भी चीज को होने के लिए मॉइस्चर की तो जरूरत होगी ही। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट मॉइस्चर यानी कि वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ खराब हो जाएगा तो हम उनका स्टरलाइजेशन के लिए मॉइस्ट हीट कैसे यूज करेंगे, क्योंकि मॉइस्ट हीट में तो मॉइस्चर होगा ना। मॉइस्ट हीट बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जब हम स्टरलाइजेशन के लिए स्टीम का यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो स्टीम होती है वो काफी हाई टेम्परेचर पे होती है। साथ ही साथ अगर आप स्टीम को टच करेंगे कहीं से भी, अगर आपने कभी कुकर से सीटी निकल रही होगी तो आपने वहां से देखा होगा कि जब कुकर से गैस पास होती है, अगर आपने उसकी एयर को कभी अपने हाथों पे टच करके देखा होगा तो उस स्टीम के अंदर एक मॉइस्चर होता है, क्योंकि वो भाप जो होती है वो टेम्परेचर के साथ उसमें आपको वाटर कंटेंट भी देखने को मिलता है। तो वही होता है मॉइस्ट हीट, क्योंकि वहां पे हीट के साथ साथ मॉइस्चर भी अवेलेबल है। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट जो मॉइस्चर के साथ खराब हो जाएंगे, हम उनका स्टरलाइजेशन क्या स्टीम से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए ऐसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं जो कि मॉइस्चर रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब कि मॉइस्चर के साथ इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये मॉइस्चर के साथ खराब नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज एप्लीकेशन ऑफ द हीट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम और हॉट वाटर। वही कि अगर हम किसी भी चीज को मॉइस्चर
मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो हमारे पास उसको देने की दो मेथड हैं। या तो हम स्टीम दें, क्योंकि स्टीम में भी टेम्परेचर है, साथ में साथ मॉइस्चर की वजह से मॉइस्चर, भाप में मॉइस्चर भी होता है तो वो है। साथ ही साथ हॉट वाटर में देखिए टेम्परेचर भी है और वाटर हॉट है तो उसकी वजह से भी स्टरलाइजेशन होगा। देखिए स्टीम का हम यूज क्यों स्टरलाइजेशन के लिए करते हैं, क्योंकि स्टीम इटसेल्फ काफी हाई टेम्परेचर उसका होता है और हमने आपको बताया कि जो टेम्परेचर होता है वो माइक्रोब्स के जो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और उनके एंजाइम होते हैं उनको डिग्रेड करने का काम करता है। तो इसीलिए या तो हम स्टीम फॉर्म में दे सकते हैं या फिर हम गर्म वाटर को भी फॉर द स्टरलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग स्टरलाइजेशन बाय द हीट। अब तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो स्टरलाइजेशन अगर हम हीट के थ्रू कर रहे हैं तो उसको इफेक्ट करेंगे। पहला है नेचर ऑफ हीट, किस तरीके की हम हीट दे रहे हैं, क्या हम मॉइस्ट हीट दे रहे हैं या फिर हम ड्राई हीट दे रहे हैं। दोनों मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट में आपने देखा कि जो मॉइस्ट हीट है उसका टेम्परेचर है 120 टू 134 डिग्री सेंटीग्रेड और ड्राई हीट का टेम्परेचर है 160 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ड्राई हीट का टेम्परेचर हाई है और मॉइस्ट हीट का टेम्परेचर लो है। लेकिन अगर हम नेचर की बात करें तो मॉइस्ट हीट ज्यादा इफेक्टिव होती है देन द ड्राई हीट। ड्राई हीट में टेम्परेचर हम भले ही हाई पे ले जा रहे हैं लेकिन मॉइस्ट हीट ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, मतलब कि आपको अगर हाई स्टरलाइजेशन चाहिए तो आपको मॉइस्ट हीट ज्यादा स्टरलाइजेशन देगा एज कंपेयर टू द ड्राई हीट। नेक्स्ट टेम्परेचर एंड टाइम। देखिए टेम्परेचर और टाइम का क्या रिलेशन है। टेम्परेचर और टाइम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो स्टरलाइजेशन का टाइम कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमें स्टरलाइजेशन मिलेगा, उतनी फास्टली उतनी जल्दी माइक्रोब्स किल होंगे क्योंकि उनके एंजाइम्स उनके कंपोनेंट उतनी फास्टली डिग्रेड होने लगेंगे। तो हम टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो हमें जो स्टरलाइजेशन का टाइम है वो कम करना पड़ेगा और अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो स्टरलाइजेशन का टाइम हमें बढ़ाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ माइक्रोब्स। नेचर ऑफ माइक्रोब्स का मतलब क्या है कि अगर बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रोब्स हैं तो हमें स्टरलाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, अगर कम नंबर के हैं तो हमें कम टाइम लगेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि जितना ज्यादा हम नंबर बढ़ाते जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, अगर किसी भी जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो उनको किल करने के लिए, उनको स्टरलाइज करने के लिए उस एरिया को हमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब प्रोपोर्शनल है ये, नंबर बढ़ता जाएगा तो टाइम और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, नंबर कम होता जाएगा तो टाइम और टेम्परेचर हमारा कम होता जाएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपके दो तरीके की होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम स्टरलाइजेशन के लिए हीट यूज कर रहे हैं और हीट की अगर हीट के बिहाफ पे हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के हैं, एक थर्मोस्टेबल होते हैं, एक थर्मोलिबाइल होते हैं। तो अगर ऐसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो थर्मोस्टेबल है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, वो टेम्परेचर ज्यादा सहन कर सकते हैं, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा भी रहे हो तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके किसी भी प्रोडक्ट में है, किसी भी ग्लासवेयर में है, किसी भी प्रोडक्ट में है, तो आपको स्टरलाइजेशन जब आप करेंगे तो आपको स्टरलाइजेशन जल्दी अचीव नहीं होगा। क्यों नहीं अचीव होगा, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी ये है कि टेम्परेचर के साथ वो किल नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें उनके जो लिमिट है उसके भी ऊपर जाना पड़ेगा। और अगर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो थर्मोलिबाइल है, यानी कि टेम्परेचर के साथ वो जल्दी किल हो जाते हैं, उनको टेम्परेचर का उनके ऊपर ऐसा इफेक्ट पड़ा है कि वो तुरंत ही वो डेड हो जाते हैं, तो इस जगह पे जब आप स्टरलाइजेशन करेंगे तो आपको कम टेम्परेचर में भी आपको स्टरलाइजेशन अचीव हो जाएगा। तो ये भी चीजें इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल। अब क्या प्रिंसिपल है हीटिंग का, मतलब अगर हम स्टरलाइजेशन बाय द हीट कर रहे हैं तो इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए द किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द हीट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन, मतलब कि कितने टेम्परेचर और कितना टाइम हम यूज कर रहे हैं, पूरा का पूरा आपका स्टरलाइजेशन इसी पे बेस होगा कि कितने टेम्परेचर पे और कितनी समय के लिए हमने स्टरलाइजेशन किया है।
दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टरलाइजेशन के लिए। ठीक है, अगर आपने कोई कम टेम्परेचर के लिए कोई स्टरलाइजेशन कर रहे हैं और आपने उसको सफिशिएंट टाइम नहीं दिया तो आपके माइक्रोब्स प्रॉपर्ली किल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए टेम्परेचर का इसका डायरेक्टली रिलेशन है। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म ऑफ किलिंग की अगर हम बात करें, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बैक्टीरिया विल बी डिक्रीज। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो टाइम रिक्वायर्ड जो होता है बैक्टीरिया का वो कम होता जाता है, जैसा कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ किलिंग। द वाइटल कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड डीनेचर्ड बाय द कोगुलेशन। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जितने भी माइक्रोब्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, ये कोगुलेट होने लगते हैं। कोगुलेशन का मतलब ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, ड्राई हीट एक्ट एज अ by the protein denaturation, oxidative damage and toxic effect by evaluation level of the electrolyte। अगर हम ड्राई हीट देते हैं तो ड्राई हीट भी प्रोटीन का डिनेचुरेशन करती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज करती है, साथ ही टॉक्सिक इफेक्ट डालती है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को चेंज कर देती है। साथ ही साथ जो मॉइस्ट हीट होती है ये सुपीरियर टू ड्राई हीट इन एक्शन। मॉइस्ट हीट हमेशा ज्यादा इफेक्ट डालेगी स्टरलाइजेशन में एज कंपेयर टू ड्राई हीट। ठीक है, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू किल द माइक्रोब्स बाय द ड्राई हीट इज मोर देन द मॉइस्ट हीट। यहाँ पे आपको दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें दिख सकती हैं कि मॉइस्ट हीट में हमें ज्यादा स्टरलाइजेशन मिल रहा है एज कंपेयर टू ड्राई हीट, लेकिन ड्राई हीट में हम टेम्परेचर ज्यादा यूज कर रहे हैं। आपने देखा कि जो ड्राई हीट का आपका टेम्परेचर होता है, ड्राई हीट का टेम्परेचर हमारा होता है 160 से 180, बल्कि मॉइस्ट हीट का टेम्परेचर 121 टू 134 है। ठीक है, अब क्या है एडवांटेज ऑफ हीट स्टरलाइजेशन, क्या है हीट स्टरलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है, तो ये मोस्ट कॉमन मेथड है, वेरी इफेक्टिव मेथड है और साथ में ये लो कॉस्ट का होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज ए प्रॉब्लमेटिक नॉट एब्सोल्यूट सैनिटाइजेशन। मतलब एक प्रॉब्लमेटिक फीचर्स हो सकता है कि इसमें आपको सुटेबल स्टरलाइजेशन ना मिले, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का और टेम्परेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने जरा सा भी टाइमिंग और टेम्परेचर में थोड़ा सा भी अगर आपने चेंजेस कर दिया तो आपको प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी है जो थर्मोस्टेबल है, तो थर्मोस्टेबल होने की वजह से भी आपको पूरा प्रॉपरली आपको स्टरलाइजेशन मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ द माइक्रोब्स चेंज होने की वजह से। इट कैन डिग्रेड थर्मली अनस्टेबल मीडिया। अगर कोई ऐसा मीडिया है जो कि थर्मली अनस्टेबल है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वो मीडिया खराब हो जा रहा है, तो उनके स्टरलाइजेशन में भी आप इनको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे स्टरलाइजेशन के लिए तो मीडिया आपका खराब हो जाएगा। तो दो चीजें इसकी डिसएडवांटेजेस में आ जाती हैं।